जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 पहले ही पढ़ चुका है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये होती क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की झिल्ली जो होती है अंदर वाली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु और पादप में दोनों में पाई जाती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ कोशिका को इकट्ठा करके रखना होता है। ठीक है, ये झिल्ली का काम करती है और ये प्रोटीन की बनी होती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है, हमारी उस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद आती है सेल वॉल। तो सेल वॉल का काम क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है, क्योंकि मानव जो है वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेता है, लेकिन पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आप कैसे याद रख सकते हो? भित्ति और झिल्ली में काफी लोगों को अंतर और कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए तो आप ऐसे याद रख सकते हो। क्योंकि अगर आप गांव से होगे तो आपको पता होगा कि भित्ति भितिया के लिए, मतलब दीवार के लिए हिंदी गांव में कहते हैं भितिया, भित्तिया। ठीक है, और भित्तिया से आप याद रख सकते हो कि ये भित्ति है, तो भित्ति उसी का काम करती है, भितिया ही का काम करती है भितिया। भित्ति जो होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये सेलुलोज हमारे शरीर में नहीं पचता है। जैसे सेलुलोज का कागज होता है, रुई होती है, और ज्यादातर चीजें दुनिया में सेलुलोज की बनी होती हैं। लकड़ी जो होती है वो सेलुलोज की ही होती है। और अगर हम कागज खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पचता नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके टुकड़े होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की, और ये हमारे शरीर में पचती नहीं है। ये कहाँ पे होती है? तो कोशिका में। ये सिर्फ ये बाहर वाली जो परत होती है ये होती है सेल वॉल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है। जंतुओं में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जंतु अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेते हैं। इस तो भैया अब शुरू करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का पावर हाउस। इसे बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस जनरली, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर श्वसन मतलब इंडोर रेस्पिरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि इससे ये क्या होता है कि आंतरिक कोशिकीय शोषण करता है। ये आंतरिक कोशिकीय शोषण करता है। लोग कहते हैं कि फेफड़ा जो है वो सांस लेता है, लेकिन फेफड़ा ऐसा नहीं कि फेफड़ा सांस लेता है। फेफड़ा सांस लेकर रखेगा कहाँ? क्योंकि जरूरत तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका को, तो इसलिए फेफड़ा सांस नहीं लेता। फेफड़ा सिर्फ और सिर्फ काम करता है क्या? टंकी, एक एज ए टंकी मान सकते हो आप फेफड़ा को। क्योंकि जो आपके घर पे जो टैंक रखा हुआ है, क्या उसे पानी की जरूरत है? नहीं है, उसे पानी की जरूरत नहीं है। उससे आपने पाइपलाइन ली हुई है और जहाँ पर आपको जरूरत है वहाँ पर आपने पाइपलाइन खोली हुई है। इसी तरह हमारा काम करता है फेफड़ा। फेफड़ा एक टंकी के समान है, जो कि इसमें हवा आती है, एयर आती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन छट के हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेता है फेफड़ा, और कार्बन डाई मिलाकर बाहर फेंक देता है। बस इतना ही काम है फेफड़े का, और कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये एक टंकी की तरह काम करता है। यहाँ से हमारे फेफड़े से वायर गई हुई है, जो नसें कहते हैं, उस जो धमनियाँ हैं उसी के द्वारा ब्लड में मिलकर ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक पहुँचती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को और किसी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को जरूरत होती है। ठीक है, ये आंतरिक श्वसन करता है और इसका कोई काम नहीं है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, और अल्टमैन ने की थी। इसे अब देखते हैं कि ये इसे ऑक्सीजन का करता क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन को ये इकट्ठा कर लेगा, लेकिन करेगा क्या भाई? तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन करता क्या है। तो ऑक्सीजन जो है, इसमें ब्लड से ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, उसके बाद क्रैब साइकिल चलती है। क्रैब साइकिल से, तो क्रैब साइकिल क्या कैसे चलती है वो है इंडो रेस्पिरेशन चैप्टर में बताएंगे हम, क्योंकि इसमें वो नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसकी खोज की थी इन्होंने, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। ठीक है, इसके बाद ये क्रेब्स चक्कर चलेगा यहाँ पर। उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होगा। 38 एटीपी जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये 38 एटीपी बनेगी। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, जो कि हमारी ऊर्जा में काम आता है, मतलब ऊर्जा बनती है। ठीक है, एक ग्लूकोज बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दो दीवारें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर। आपने टैंक में भी देखा होगा कि 3-3 लेयर 5-5 लेयर के टैंक आते हैं। तो उनमें क्या होता है कि
आंतरिक और बाहरी बस उन्हीं दोनों से मतलब होता है, क्योंकि और बीच वाली तो उसमें प्लास्टिक की भरी होती है। तो ऐसे ही इसमें दो दो दीवारें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस जो आंतरिक दीवार होती है ये वाली, इसे कहते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, आंतरिक दीवार जो होती है क्रिस्टी। क्वेश्चन इसी से पूछता है ज़्यादातर, बाहरी दीवार से क्वेश्चन नहीं पूछता। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो कोशिका में डीएनए दो जगह पाया जाता है। तो एक न्यूक्लियस में यानी क्रोमोसोम में, और दूसरी जगह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो और तीसरी जगह जो होता है वो पादप कोशिका में उसमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सूत्रकणिका कहते हैं हिंदी में। काम इसका कोशिकीय शोषण करता है, कोशिकीय शोषण में काम आता है। और इसे पावर हाउस कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और ये खोज की थी इसकी अल्टमैन ने। ये ऑक्सीजन का क्या करता है, तो ऑक्सीजन लेके क्रेब्स साइकिल चलाएगा। क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी बनेगा, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसकी आंतरिक दीवार को हम कहते हैं क्रिस्टी। अब बात आती है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी एक सिंपल वे में बिल्कुल ऐसे गोल्जी बॉडी एक ट्रक मान सकते हो आप गोल्जी बॉडी को। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम कुछ नहीं है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका काम होता है ऊर्जा परिवहन, और कोई काम नहीं है इसका गोल्जी बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा परिवहन। क्योंकि ऊर्जा परिवहन, अगर हमारे शरीर में मान लो ऊर्जा परिवहन नहीं होगा तो हम मान लो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ बोल रहा हूँ और दिमाग को ज़रूरत है। अभी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी ज़रूरत है, दिमाग और जीभ को। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो फिर ऊर्जा परिवहन कौन करेगा। तो यही काम करता है गोल्जी बॉडी। मान लो अगर मेरे शरीर में गोल्जी बॉडी ने मना कर दिया, मैं ऊर्जा नहीं दूंगा, भाई साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, अभी मैं ऐसा है मैं नहीं पहुँचा पाऊँगा वहाँ पर, तो गोल्जी बॉडी की बहुत बड़ी कमी होगी। क्योंकि अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी ना जीभ के पास, तो थोड़ी देर बाद जीभ निकल के बाहर आ जाएगी और बोलने में दिक्कत होगी, बहुत भारी चीज़ें लगने लगेगी। और दिमाग को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो दिमाग समझते बहुत नखरेबाज होता है, सबसे ज़्यादा नखरेबाज होता है दिमाग। ठीक है, नखरेबाज सबसे ज़्यादा होता है दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क को अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो स्विच ऑफ, यानी आप समझ सकते चक्कर आ जाएंगे और फिर आदि नहीं गिर पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्जा परिवहन का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स यानी रसदानी के बारे में। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो ये एक मान लो आप टैंक के समान होता है और कुछ नहीं है कोशिका में ये टैंक का काम करता है, पानी के टैंक का काम, बस और कुछ नहीं है। वैक्यूल्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं रसदानी। ये क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। ये पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। ठीक, अगर आपके शरीर में मान लो 70% पानी होता है, 65% पानी होता है, तो वो स्टोर कहाँ रहता है, तो कोई बोलता होगा वो समझेगा अरे भाई साहब इसके पेट में छेद कर दो इधर पानी निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि पानी जो होता है वो वैक्यूल्स यानी कोशिका के वैक्यूल्स में इकट्ठा होकर रहता है, रसदानी में इकट्ठा होकर पानी रहता है। जो अगर मान लो कोशिका को ज़रूरत हुई, आपके पास पानी नहीं, तो उसी से कोशिका पूरा अपना पानी जो है ले लेती है। ठीक है, और कुछ काम नहीं होता। ठीक है, अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में ये इसलिए बड़ा होता है क्योंकि पादप कोशिका जो है पेड़ पौधे जो हैं उसमें पानी की इतनी ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें कोई पानी देने वाला ही नहीं होता जल्दी। इसलिए वो अपने पास पानी इतना स्टोरेज करके रखते हैं कि उसको ज़्यादा दिन तक उनका पानी चल सके। इसलिए उसमें पूरा ऐसे करके टब बना हुआ होता है। ठीक है, और कुछ नहीं, उसमें टब बना हुआ होता है पूरा। मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर एक चित्र आ रहा होगा वो देख लीजिए, उसमें टब की तरह बना हुआ होगा वैक्यूल्स। ठीक है, ये पानी को इकट्ठा करके रखता है। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।